गुड इवनिंग भाई, सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर। तो हमने इलास्टिक कोलिजन के केसेस ले लिए थे और आई होप कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, सॉल्व करो इसको। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या क्या हो जाएंगी और कैसे करोगे वो देख लो। सर -1/2 होगा। हाँ, एक वेलोसिटी किसकी हुई है -1/2? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की, ठीक है, एकदम सही। 3 की दूसरे मतलब की -9/2। दूसरे की -9/2, माइनस नहीं है, +9/2। यस सर। यस सर, +9। ठीक है, एकदम सही है। सीख गए इसका मतलब, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, वो लिख लेते हैं। लिखो सर, स्पेशल केसेस, ठीक है ना। ये किसके स्पेशल केस नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केस में, याद रखना है ना। तो पहला स्पेशल केस क्या है, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग विद वन अनदर। नोट कर लो इसको, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग विद वन अनदर ना, मतलब दो एक जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोलाइड करें, हेड ऑन कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, इसमें रिजल्ट ये होगा कि v1 विल बी इक्वल टू u2 और v2 विल बी इक्वल टू u1। ये समझना, देखो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी, इसको 1 कह देते हैं, ऐसे 2, तो इसकी 1 की वेलोसिटी, 1 2 इनके मासेस नहीं है, ये 1 और 2 इनके नाम है ना। तो 1 की वेलोसिटी थी u1 और इसकी वेलोसिटी थी u2। टकराने के बाद 1 की वेलोसिटी हो जाएगी u2 और 2 की वेलोसिटी हो जाएगी u1। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाना, है ना। द वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज्ड आफ्टर द कोलिजन, है ना। ये जो था वो हो जाएगा और वो जो था वो ये हो जाएगा। नोट कर लो इसको। सर वैसे क्यों? ऐसा क्यों हुआ, अच्छा क्यों हुआ, कुछ चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब, है ना। जैसे मान लो हमने ये कहा होता ना कि v1 v2 है हमारे पास, जैसे लेट से अपने मेथड से ही करते हैं, है ना। ये और ये दोनों को 1 1 kg का मानने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वो एनीवेज कट जाना है जो m होगा, है ना। तो ये u1 हुआ, ये u2 हुआ। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, तो इसकी कितनी हो जाएगी बोलो, v प्लस कितना, v प्लस u1 - u2। u1 माइनस u2, वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 1v, है ना, यानी कि 1v प्लस 1v प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए u1 प्लस u2। वेरी गुड, समझ गए। तो ये 2v किसके बराबर हो गया, 2u1 के बराबर हो गया, 2u2 के, सॉरी 2v बराबर हो गया 2u2 के। तो v बराबर u2 हो गया। अब v क्या था हमारा, इसकी वेलोसिटी, तो ये तो u2 हो गई। यहाँ u2 रख दूंगा तो देखो u2 u2 कैंसिल हो जाएगा, ये u1 बचेगा। आ रही है बात समझ में?
देख लो एक बार अच्छे से। Yes, sir. ठीक है ना। हालांकि ये जो मैंने बताया तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि मैंने मैथ्स दिखा के समझा दिया ऐसा हो गया है। क्यों होता है का रीजन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों होता है का रीजन ये होता है कि कोई भी पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्पल्स देता है उसे। यही देखते आ रहे हैं हम अभी तक, है ना। तो सेम मास के पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो इस तरह का इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को कि जो पहले वाले का मोमेंटम था वो बन जाता है दूसरे वाले का मोमेंटम, और जो दूसरे वाले का मोमेंटम था वो क्या बन जाता है, पहले वाले का मोमेंटम। सही है बात ये। अब दोनों के मोमेंटम एक्सचेंज हो गए, ये मानते हो इस बात को, और मासेस सेम है। बोलते जाओ हाँ ना, कुछ तो बोलते जाओ। Yes, sir. ठीक है, तो मोमेंटम एक्सचेंज हो गए, मासेस सेम है। तो मास सेम होने से आप क्या करो, मोमेंटम डिवाइड बाय मास कर दो, तो जो वेलोसिटीज बचेंगी वो एक्सचेंज फॉर्म में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, है ना। तो क्योंकि मास सेम है, मोमेंटम एक्सचेंज होने का मतलब वेलोसिटीज का एक्सचेंज होना हो गया, बिकॉज मासेस तो सेम ही है। तो सेम फैक्टर से डिवाइड करना है दोनों को, मैंने। ठीक है, अभी भी और अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। जब थोड़ा और बेटर समझ जाओगे मैकेनिक्स को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मतलब अब कहना नहीं चाहिए कि जब मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी, ऑल्दो मैंने जेई तो क्लियर कर लिया था, लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली कैसे होता है ये मुझे समझ में आया था इंजीनियरिंग में जाने के बाद। हाँ, अब इसका रीजन ये हो सकता है कि भाई जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्होंने इतना डिटेल में नहीं समझाया, है ना। लेकिन इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, तो ठीक है ना। तो वहाँ एक बुक होती है ना। जब आप लोग भी क्लियर कर लोगे एग्जाम तो मैं आपको बताऊंगा उसको पढ़ना, तो आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ उस तरह की बुक्स को कि वो ज़्यादा मैथमेटिकल होती हैं, तो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। ठीक है जी। बट फिलहाल अभी ये मान सकते हैं ना कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज आपस में टकराती हैं तो वो मोमेंटम एक्सचेंज कर लेती हैं, और क्योंकि मासेस सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज जाती है। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि जैसे मान लो ये इससे टकराया, ये आ रहा था 5 से, ये आ रहा था 2 से। टकराने के बाद क्या लिखूं मैं, ये क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा टकराने के बाद। ये तो कोलिजन से पहले है, कोलिजन के बाद ये कहाँ जाएगा। -2 से हाँ बेटा, इधर चला जाएगा 2 से, बिल्कुल यही वाला 2 इधर आ जाएगा ना माइनस, और ये कहाँ जाएगा 5. प्लस है ना। ये अगर ये -2 है तो ये प्लस है। तो इसकी वेलोसिटी एज इट इज इसे मिल गई, और इसकी वेलोसिटी एज इट इज इसे मिल गई। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, और मतलब इस पे कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ओपेक शील्ड है, एक ओपेक पर्दा है या शील्ड है, और हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जो इस शील्ड के पीछे चले गए। ये यहाँ से चलता हुआ है, ये यहाँ से चलता हुआ है, दोनों शील्ड के पीछे चले गए। जब ये रीअपियर होंगे, है ना, शील्ड से बाहर, तो इस कंडीशन में अपीयर होंगे। देखो ये वाला इधर जाता हुआ अपीयर होगा, ये वाला इधर जाता हुआ अपीयर होगा। आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास कोई ऑडिटोरी रेस्पॉन्स नहीं है, यानी कि आवाज नहीं आ रही है हमें, तो इज देयर अ वे टू टेल कि कोलिजन पीछे हुआ कि नहीं हुआ, पर्दे के पीछे कोलिजन हुआ या नहीं हुआ है, इज देयर अ वे टू टेल। Velocity sir. change हो जाएगी. नहीं बेटा, वो तो चाहे नहीं हो तो भी मेरी बात समझ रहा, दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं ये, और ये आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। तो अगर कोलिजन हुआ, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और यहाँ लिख देता हूँ 3, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये 3 से जाता हुआ बाहर आएगा, और ये पर्दे के पीछे से बाहर आएगा 1 से जाता हुआ। ऐसा ही होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. मान लो कोलिजन नहीं हुआ, तो ये जो था ये बिना टकराए 3 से बाहर आ जाएगा, यही वाला, और ये बिना टकराए 1 से बाहर आ जाएगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आइडेंटिकल हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाला केस है ये। तो कोई तरीका है पहचानने का, कोलिजन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। देखो आवाज आती तो हमें पता लग जाता कि हाँ कोलिजन हुआ है, बट आवाज का रिस्पॉन्स तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। कोई तरीका है। सर दोनों पे मार्क 1 और 2 कर दें मतलब. तो फिर आइडेंटिकल नहीं रहे ना वो, अगर मार्क हो गए तो वो आइडेंटिकल नहीं रहे, है ना। फिर तो तेजा बन जाएगा ना, वो तेजा मैं हूँ मार्क कहना है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा।
किसी को रेफरेंस समझ में आया? तेजा मैं हूँ मार के आएगा। Yes, sir. अच्छा सही है, ठीक है। तो सोचना इस बारे में, सोचना, ठीक है ना, और इसके आंसर शेयर करना ग्रुप में कि क्या सोचा इस बारे में। इज देयर अ वे टू नो कि वेदर नॉट देयर वाज अ कोलिजन? ठीक है, पहला स्पेशल केस लिख लिया सबने, है ना? एक मिनट रुकिए। तो सेकंड स्पेशल केस लिखते हैं हम इसमें। सेकंड केस क्या है ये देखना, ये है M1 इज मच लार्जर, बहुत बड़ा है कंपेयर टू M2, ठीक है ना। इसको ऐसे कह देते हैं कि ये M1 है और ये M2 है, ठीक है ना। तो M1 U1 से चलता हुआ जा रहा है, M2 U2 से चलता हुआ जा रहा है, इसने जाकर उसको टक्कर मारी, क्या होगा वो देखते हैं, है ना। तो ड्रॉ करो इसको, है ना। तो यहां पर हम ये केस कह सकते हैं कि टक्कर मारने वाला टक्कर खाने वाले से बहुत बड़ा है। टक्कर मारने वाला टक्कर खाने वाले से बहुत बड़ा है। 1 इज मच लार्जर कंपेयर टू 2। Yes, sir. ठीक है जी। अब देखो अपने प्रिंसिपल पे रहते हैं कि यार एक मिनट रुकना होगा फिर। हाँ सॉरी। तो ये आपका हुआ कि अच्छा, अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि क्या होना चाहिए अगर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा मतलब मान लो एक बहुत ट्रक है, ये तो ट्रक है, ट्रक जाके मच्छर को टक्कर मारता है, और मान लेते हैं कि ट्रक भी सॉलिड स्टील का है, मच्छर भी सॉलिड स्टील का है, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना। तो एक सॉलिड स्टील का ट्रक अगर एक सॉलिड स्टील के मच्छर को टक्कर मारे तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? क्या होगा, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर वो मर जाएगा। नहीं, सॉलिड स्टील का है ना बेटा, वो तो हमने वो मरेगा तो है नहीं, है ना। सर वो सॉलिड पीसेस में स्टील ब्रेक बड़ा कर हुआ, जाएगा। सॉलिड स्टील है, मैं कहता रहा हूँ कि सॉलिड स्टील में मरना, टूटना, फूटना, चिल्लाना, ये सब तो हो भूल जाते हैं, सब नहीं हो रहा है ना। ठीक फिर है, दूर जाके फेंकाएगा। मुझे बताओ ट्रक का कुछ बिगड़ेगा क्या? नो सर। नहीं, ये मानते हो ना पक्की बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर कोलिजन अगर ये स्थिति है तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इसकी वेलोसिटी u1 ही बनी रहनी चाहिए, ये मानते हो? यस सर। सही है ना। अच्छा, फिर हम इसमें लगाते हैं वो वेलोसिटी ऑफ हम सेपरेशन वाला। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर कुछ तो कम होनी चाहिए ना, मतलब अच्छा, बहुत ही कम चेंज रहेगा। हाँ तो वो बहुत कम चेंज टेंडिंग टू जीरो नहीं हो जाएगा, इसीलिए हमने मच्छर का एग्जांपल लिया ना ट्रक के कंपैरिजन में। ओके सर, यस तो हम ऐसा कह सकते हैं इन कंपेयर टू द ट्रक द मास ऑफ द मच्छर इज ऑलमोस्ट जीरो, यस सर। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो इम्पैक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा ट्रक के लिए, है ना, नॉट मच्छर के लिए। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वो रेस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, अच्छा इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, u1 माइनस u2, है ना। तो यहाँ वेलोसिटी u2 प्लस u1 माइनस u2 होनी चाहिए कि नहीं, मतलब इसकी वेलोसिटी, सॉरी u1 प्लस
u1 माइनस u2 होनी चाहिए, जितनी वेलोसिटी सेपरेशन उतनी वेलोसिटी अप्रोच के प्रिंसिपल से। Yes, sir. तो इसका मतलब मच्छर की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 2u1 माइनस u2 हो जाएगी। मानते हो इस बात को? देख लो अच्छे से, Yes, sir. नोट कर लो इसको। अच्छा, ये फॉर्मूला एज सच याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। कैसे होगा वो भी हम देख लेंगे, बट फिर भी अगर याद हो जाए तो बुरी बात नहीं है, ठीक है ना? कि जिसने टक्कर मारी उसकी वेलोसिटी u1 की u1 ही रहेगी और दूसरे वाले की 2u1 माइनस u2 हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लें इसका एक, ये नोट कर लिया हो तो। सर हम्म, सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, चार्जर लेने जाना पड़ा था। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा ये है कि देखो, एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट m1m, जिसको हमने कहा ट्रक, है ना? लेकिन कैसा ट्रक? सॉलिड स्टील का ट्रक, ठीक। यस फिर सर। एक बहुत ही माइन्यूट सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहा m2, उसको हमने कहा मच्छर, लेकिन फिर से सॉलिड स्टील का बना हुआ मच्छर, ठीक। और ट्रक जाके मच्छर में अगर टक्कर मार दे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो हमने कहा देखो, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी स्पीड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। ये कर दिया हमने, यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाया। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी u1 माइनस u2, तो इस u1 माइनस u2 को हमने u1 में ऐड कर दिया ताकि वेलोसिटी ऑफ 2 आ जाए। तो u1 प्लस u1 माइनस u2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2u1 माइनस u2। ये फॉर्मूला बन गया किसका? मच्छर की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन का। समझ ओके जाएंगे? सर। अच्छा, यस सर। फिर मैंने कहा कि ये फॉर्मूला एज सच याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, वो देखते हैं। तो टक्कर मारने के लिए ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और मच्छर अपना सीटी बजाता हुआ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। पीछे से आके ट्रक ने इसको टक्कर मारी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2u1। 2u1 कितना हुआ बेटा इसमें? 2u1 20 माइनस लगाते हैं, ये पॉजिटिव ही है, 2 माइनस 2 कर देते हैं, तो आंसर 18 मीटर पर सेकंड आना चाहिए कि नहीं? सही है, Yes, ये तो sir. फॉर्मूला से आया। अच्छा, कॉमन सेंस से कैसे आएगा? हमें पता है कोलिजन के बाद इसकी तो स्पीड 10 ही रहनी है, सही है। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी बेटा, यहाँ से बताओ? 12. नहीं बेटा, 8 है। 8 8. Sorry, 8. सही है ना? तो इसकी Yes, वेलोसिटी sir. कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 8 हो जाएगी, तो अपने आप 18 आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है ना? तो फॉर्मूला याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कॉमन सेंस से भी हो जाता है। और एग्जांपल ले लें इसका, या रिपीट करूं इसको एक बार? एक बार देख लो अच्छे से। Yes, sir. ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हमने ये ले लिया, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये रुका हुआ है, मच्छर रुका हुआ है ना? कुछ काम होगा इसको, तो ये रुक गया है ना? 0, इसकी वेलोसिटी 0 है। टक्कर मारी ट्रक ने आके, कॉमन सेंस ही कर लेते हैं। ट्रक, ये तो हो गया 6, ये कितना हो जाएगा? 12। ये क्लियर है सबको? 12 कैसे हुआ, ये एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और देख लेते हैं। ट्रक ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मच्छर सामने से आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना?
कोलिजन के बाद ट्रक तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। मच्छर की स्पीड क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ क्या लिखूं? फाइव प्लस सिक्स। बिल्कुल 11 मीटर पर सेकंड। ये देख लो, किसी को भी नहीं समझ में आया 11 कैसे हुआ तो पूछ लो। किसी को भी 1% भी डाउट हो कि 11 कैसे हुआ तो पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये समझ गए। थर्ड स्पेशल केस ले लेते हैं जिसमें M2 इज मच लार्जर कंपेयर टू M1। इसका मतलब इस बार M1 मच्छर है और M2 ट्रक है। तो इस बार कौन किसे जाकर टक्कर मार रहा है? M1 M2 को। मच्छर ट्रक को, है ना? बिल्कुल समझ गए ना, मच्छर जाके यस सर। ट्रक को टक्कर मार रहा है। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें वही सिंपल लॉजिक लगाते हैं। टकराने के बाद ये तो U1 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? सर ट्रक का U2 नहीं रहना चाहिए। उल्टा लिख दिया मैंने ना। हाँ, टकराने के बाद ये तो U2 ही रहेगा, है ना? U2 इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? U2 माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। ठीक है ना? ये लॉजिक समझ में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का? अभी आप मान लो इसकी वेलोसिटी x है, ऐसे मान लो x है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? U2 माइनस x। सही कह रहा हूँ? अगर इसकी वेलोसिटी x से टकराने के बाद इसकी U2 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन U2 माइनस x हो गई। ये किसके बराबर होनी चाहिए? U1 माइनस U2 के बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होनी चाहिए। तो x कितना आ गया? 2U2 माइनस U1 आ गया। तो यहाँ पे 2U2 माइनस U1 लिख सकता हूँ मैं। एक बार अच्छे से देख लो। सर हाँ हाँ सर एक डाउट है। हाँ हाँ। सर इससे जो पिछला वाला एग्जांपल था जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे उसमें हमने 2U1 क्यों नहीं लिया? 2U1 सर हम ऊपर वाले केसेस ऐसे ही कर रहे थे ना। सर नहीं सर, नीचे नीचे सर, लास्ट वाला ये 5 और 1 वाला 11। इसमें 2U1 लिया है बेटा। देखो इसमें फॉर्मूला देखो हमारा क्या आ रहा है। फॉर्मूला से करोगे 2U1 माइनस U2 आ रहा है ना। ओके ओके तो देखो यहाँ 2U1 कितना हुआ? 10 माइनस ऑफ माइनस 1 आया 11 की नहीं आया? ओके सर। सही तो। ओके फॉर्मूला याद रखने को वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद हो जाए तो अलग बात है। तो यहाँ 2U2 माइनस U1 है। हम इसको फिर वही कॉमन सेंस से करते हैं। देखो मच्छर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ट्रक जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी तो 1 ही रहेगी, मानते हो इस बात को? ट्रक थोड़ा छोटा हो गया टक्कर खा के, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने से जाएगा ये चीज सोचना। इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 9 है। यस सर। यस 9 सर। है। ये 1 से इधर भाग रहा है तो इसको 8 से इधर भागना होगा, तब जाके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 9 आएगी। देखो सोच लो अच्छे से। यस सर। बिल्कुल लॉजिकली सही है ना? अच्छा, फॉर्मूला लगाते तो हमारे पास क्या था? 2U2 कितना बेटा यहाँ पे? 2 इंटू 1 माइनस U1 कितना होता? -10। अपने आप देखो -8 आया आंसर के लिए, -8। सोच लो एक बार अच्छे से। सही है?
यस सर। और देख लेते हैं। मान लो टकराने से पहले ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये सामने से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। सॉरी, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो टकराने के बाद ये तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ये कितने से उधर भागेगा? उधर भागना होगा ना सेपरेट होने के लिए। क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ क्या नंबर लिखूं? हाँ बोलो। -2। अगर -2 एरो तो मैंने लगा ही दिया है, तो अच्छा हाँ फिर तो 2 लिखूंगा तो 0 हो जाएगी। इनकी स्पीड तो रिलेटिव स्पीड 0 हो गई। यहाँ देखो रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी। रिलेटिव स्पीड कितनी है बेटा? 7 7 है सर ना? 9। तो 9 मीटर पर सेकंड 9 लिखना होगा ना मुझे यहाँ पे, है ना? आ रही है बात समझ में? आ रही? देख लो एक बार अच्छे से, यस सर। एकदम क्लियर। और देख लेते हैं, है ना? ऐसा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और ये आ रहा है सामने से 5 मीटर पर सेकंड से। तो टकराने के बाद यहाँ तो 5 ही लिखूंगा मैं। यहाँ क्या लिखूं? इधर क्या है? दूर भागेगा ना इससे। यहाँ क्या लिखूं? क्या नंबर लिखूं यहाँ? थर्टीन। 13। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लेना कि भाई ये वाली बात नहीं समझ में आई मुझे। सर जो फॉर्मूला है उसमें मुझे एक डाउट है। बोलो। सर आपने u2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 किया था ना? हाँ देखो यहाँ पे किया u2 माइनस एक्स इक्वल टू u1 माइनस u2, यही किया था। x माइनस u2 नहीं होना चाहिए मतलब? नहीं यार देखो, ऐसे सोचो, टकराने के बाद कौन किससे दूर भाग रहा है? टकराने के बाद कौन किससे दूर भागता है? m1। नहीं बेटा, 2 1 से दूर जाता है ना। देखो टकराने से पहले 1 वाज कमिंग नियरर टू 2, तभी जाके टक्कर मारेगा वो। यस सर। टकराने के बाद 2 गोज अवे फ्रॉम 1, ये सही है। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को u2 माइनस एक्स लिखना चाहिए या x माइनस u2 लिखना चाहिए? ओके सर, u2 सही माइनस लिखा है ना? x, सही है। क्योंकि u2 बड़ा होगा मतलब। नहीं बड़े छोटे की बात नहीं, हमने तो देखो एक मैथमेटिकल अजम्पशन लेके किया है। जो होना होगा वो अपने आप होता रहेगा, है ना भाई? हमें तो ये भी नहीं पता है ना कि टकराने के बाद ये वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में होंगी भी या नहीं होंगी। हमने तो सिर्फ उनको पॉजिटिव मानते हुए फॉर्मूला में पुट कर दिया, जो आना है अपने आप आता रहेगा, है ना? लेकिन अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम साइन ठीक लेंगे। हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर हमने एरोज ऐसे लगाए हैं तो द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी u2 माइनस एक्स, है ना? और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी u1 माइनस u2, है ना? ये सही है कि नहीं? यस। है ना? अच्छा ये सेपरेशन है? ओ हाँ ये देखो टकराने के बाद होता है सेपरेशन, टकराने से पहले होता है अप्रोच। अच्छा, मैं अप्रोच के उससे कह रहा था x माइनस u2। हाँ ये समझ गए ना? तो अप्रोच वाली कंडीशन तो पहले थी ना, तो u1 माइनस u2 लिखा था हमने। देखो आफ्टर द कोलिजन द कंडीशन बिकम्स ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन कौन करा रहा है? u2। कौन पास तब भी आने की कोशिश कर रहा है? x। तो नेट सेपरेशन कितना हुआ? u2 माइनस एक्स के रेट पे हुआ। यस सर, यस सर। समझ गए ना? यस। ठीक है, ये तो अपने आप को समझाने के लिए है, वरना देखो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को न्यूमेरिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ। देखो अगर मान लो ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से मच्छर, और सामने से ट्रक आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड पे, ये आ रहा है। टकराने के बाद ये 9 ही रहेगा। यहाँ क्या लिख दूँ मैं? ये इधर भगाना पड़ेगा ना मुझे इसको, तो क्या लिखूँ उसको मैं? 19। 19। बस समझ गए, देखो इतना ही सिंपल। क्लियर है? अच्छा अब मान लो कि मच्छर आ रहा है u वेलोसिटी से और ट्रक रुका हुआ है, 0 है, 0 ट्रक रुका हुआ है। तो यहाँ तो 0 ही लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा? u इधर की तरफ u, ये सही है ना? तो ये वो वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें एक पार्टिकल जाके वॉल से टकराता है। वॉल को भी हम एक मैसिव ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं।
Yes, sir. है ना? तो कोई पार्टिकल अगर बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करे वॉल के साथ हेड ऑन जाके एकदम सीधा, तो जितनी स्पीड से जाएगा उतने से ही लौट आएगा। ये लॉजिक समझ सकते हैं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो सर लेकिन वो सेम स्पीड से वापस नहीं आएगा ना? नहीं आ तो रहा है, अच्छा सर, इलास्टिक है क्या ये वाला? परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, ये ओके जो सर, हम ठीक पढ़ है। रहे हैं, हमने देखो यहाँ अच्छा ठीक है, लिखा था ना हेडिंग में। ये मुझे लगा कि हाँ ठीक है ओके। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हुआ। थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन को। इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक हमने डिस्कस कर लिए थे, याद रखना। इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक में बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक कर जाती हैं, एक दूसरे में चिपक जाती हैं। याद आ रहा है? आटे का गोला वाला एग्जांपल याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल एक ले लेते हैं। तो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से 1 kg के हैं ऐसे ना। ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और E इक्वल टू 0.5 दिया। और E याद है क्या होता था? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते थे इसको। यस सर। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कहे कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, तो जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना ध्यान से। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है बेटा, एक बार बताओ? 4। 4। 4। तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v मान लेते हैं इस तरफ। यहाँ पे मैं लिखूंगा v+2। ये 2 क्यों लिखा मैंने, बस ये समझा दो। 4 क्यों नहीं लिखा मैंने? सर सिंस हम लोगों का E 0.5 है, 0.5 तो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये VOS समझ रहे हो क्या है, इज E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बात समझ में आ रही है सबको? एक बार अच्छे से देख लो। ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? v+2 क्यों लिखा हमने? यस सर। यस सर। बस अब सॉल्व करना आसान है। तो अब हमारे पास देखो मोमेंटम लिख लेते हैं। हमारे पास कितना हुआ? 1v प्लस 1v प्लस 2 इक्वल टू, ये मोमेंटम कितना है? 3, और ये है -1। तो 3 - 1 2 हो गया। तो देखो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, v इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0 आया तो ये कितना हो गया? 2, यानी टकराने के बाद ये रुक जाएगा, ये रुक गया, और ये 2 मीटर पर सेकंड से उधर चला जाएगा। एक बार देख लो अच्छे से। यस सर। कर यस लोगे? क्वेश्चन दूं तो अपने से कर लोगे अब? यस सर। चलो देख लेते हैं ना। तो इस बार लेट्स से एक 2 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, वहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और एक 1 kg का ले लेते हैं। ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना? ई अभी भी ले लेते हैं 0.5। ठीक है, सॉल्व करो इसको। क्या क्या लिखना है मुझे बताते जाओ। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? v+1। वेरी गुड, v+1 सही है। सब लोग देख लें, बात समझ में आएगी नहीं? v+1। इक्वेशन लिखवा दो मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कितना लिखूं? 2v + v + 1 प्लस v+1
is equals to 7. 7, वेरी गुड। तो हमारे पास 3v इक्वल टू 6 हो गया, तो v इक्वल टू 2 आ जाएगा, देखो है ना। Yes. तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। Yes, sir. सही, कोई दिक्कत? तो जहां पे E इन्वॉल्व हो वहां पे क्या करना है, ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। अच्छा, ये जो E वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके स्कूल के एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, है ना, ये सिर्फ जेई के एग्जाम में ही आते हैं, तो इसलिए स्कूल के रिगार्डिंग तो इनकी चिंता करनी नहीं है, अनलेस आपके स्कूल वाले पढ़ा रहे हो इसको, है ना, तो अलग बात है। अदरवाइज स्कूल के क्वेश्चंस में तो ई कभी नहीं इन्वॉल्व होता है ना। जेई में जो आते हैं वो आप हैंडल कर सकते हो इजीली। इधर देख लेते हैं, अगर इसी में थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 मीटर पर सेकेंड और E इक्वल टू 0.5। अच्छा, E हमेशा 0.5 नहीं होता, इजी रहता है यूज़ करना, इसलिए मैं 0.5 बार बार ले रहा हूँ। अब इस सिचुएशन को सॉल्व, ये मच्छर जाके ट्रक से टकरा रहा है वाला एग्जांपल है, E इसमें 0.5 है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें जो जो हमने अभी तक सीखा है के अकॉर्डिंग, और ये बताएं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा। चलो शुरू हो जाओ। Sir, 4. 4, ट्रक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मानते हो ना यार, ये तो 6 का 6 ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। No, sir. अब मच्छर का क्या लिखूं मैं यहाँ पे, वो बता दो कोई भी। So 2. राइट या लेफ्ट? Left. अच्छा, मान लेते हैं आप सही कह रहे हो, अगर इधर 2 है तो इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? पहली बात तो ये सेपरेट तब भी नहीं हो रहे हैं, अगर ये 2 है तो वो तो जाके पकड़ लेगा इसको, एक बार और टक्कर मार देगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, वो देखो क्या गड़बड़ कर रहे 14. हो। 14, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, 14। तो जिन्होंने आंसर दिया उसके अलावा कोई एक्सप्लेन करना चाहता है 14 कैसे हुआ? कोई भी ट्राई करो। यस सर। हाँ करो बेटा, एक्सप्लेन करो सबको। सर ट्रक की स्पीड तो 6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, सही है। और सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा 16, 16 है, वेरी गुड। और 16 इंटू 0.5 होता है 8, 8 होता है, बिल्कुल सही है। तो 8 + 6 14। वेरी गुड, यही है बस। मुझसे चाहते हैं कोई एक्सप्लेनेशन कोई भी कि मैं समझाऊं, या समझ में आ गया है? आ गया तो अगला देख लेते हैं। मान लो यही सेम सिचुएशन है, ठीक है ना, मच्छर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये ट्रक हमारा चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये देख लो, और ई है 0.5। सॉल्व करो इसको। सर 6 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं,
वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो 2 ही रहेगा, मानते हो? ट्रक तो 2 ही रहेगा। इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? 8. 8। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होनी चाहिए? 4. 4। ये 2 से ऑलरेडी उधर जा रहा है, तो इसको कहाँ भेजूं, किस तरफ, कितने से, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 4 हो जाए? इसको किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से भेजूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 4 हो जाए? लेफ्ट में Left side 2 with 2. से। मैं 2 मीटर पर सेकंड से। बस ये हो गया आंसर। देखो समझ रहे हो बात? नहीं आए तो पूछ सकते हो। ये एग्जांपल ले लो, मान लो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये आ रहा है सामने से 2 मीटर पर सेकंड से, ये अभी भी 0.5 है। थोड़ा और कम कर देते हैं, ई को 0.25 कहते हैं इस बार, 0.25। टकराने के बाद ये तो 10 ही रहेगा। इस पे क्या लिखूं यहाँ पे, किस डायरेक्शन में कितना? राइट साइड में 16. ई 0.25 है, देखना। ओके हाँ सर. सर राइट में 12। राइट 12। और चेक कर लो एक बार। फिर राइट में 13. 13 हाँ. राइट में 13 मीटर पर सेकंड। किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लो, कैसे हुआ ये? सबको क्लियर? सर एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है बेटा? 12। 12 है, बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होनी चाहिए वो 12 इंटू 0.25 होनी चाहिए, यस सर। है ना? इसका 3। मतलब वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये सर अगर, आगे। है ना, ये 10 से जा रहा है तो ये +3 13 से जाएगा, ओके सर। है ना? तो बस एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि सेपरेशन और अप्रोच को कैसे रिलेट करें। उसके बाद एक बार आपने एक पार्टिकल की वेलोसिटी लिख दी, तो डिपेंडिंग अपॉन कि अब इनको सेपरेट करना है आपस में, डायरेक्शन कैसे चूज करना है और वेलोसिटी जो नंबर में लिखनी है वो कितना लिखनी है, बस इतनी सी एक कॉमन सेंस डेवलप करनी है। जैसे जैसे आ जाएगी क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे, आपसे लगेगा कि हाँ ये तो कुछ है ही नहीं। सही है? Yes sir. ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि देखो एक तो पार्ट होता है जिसको हम थियोरी कहते हैं, कि अगर हम हर चीज़ को लिखना चाहें कि क्या कैसे वर्क कर रहा है तो ये है ना? और एक होता है जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। कि आप खुद सोच के देखो, समथिंग एज सिंपल एज प्याज काटने की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको कहूँ कि प्याज काटने की थियोरी क्या है वो लिखो, है ना? तो मैंने कहा कि वो एक एक्सरसाइज दे दी आपको, मैंने कहा कि व्हाट इज़ द प्रोफेशनल वे ऑफ कटिंग अनियंस। प्रोफेशनल वे, तो अब मुझे नहीं पता आपको प्याज काटने के बारे में कितना पता है, लेकिन एक तरीका होता है जो ये जो होटल मैनेजमेंट में बच्चे जाते हैं ना, उनको सिखाया जाता है प्याज काटने का तरीका, ठीक है? वो अपने आप में एक प्रोसेस है, ऐसे उंगली रखनी है और ऐसे करके और नाइफ को ऐसे प्लेस करना है और ये सब करना है, उसके अपने रूल्स हैं, ये बात ठीक है। अच्छा, फिर आपने प्रोफेशनल लोगों को प्याज काटते देखा है कभी किसी कुकिंग शो में या चैनल पे देखा हो कहीं पे?
यस सर। दिख रहा है आपने? हाँ सब सर। दिख रहा है ना? ठीक है। तो वो जो आप प्रैक्टिस करते हुए देखते हो लोगों को, क्या उसको देख के आपको रूल समझ में आ सकते हैं कि इन्होंने कौन से रूल फॉलो किए होंगे? वो इतना तेजी से काम कर रहे होते हैं कि हम उस वक्त उनको देख के तो हमें वो जादू जैसा लगता है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई रूल फॉलो कर रहे हैं यस सर। यस ना। सर। लेकिन कर वो रूल फॉलो रहे होंगे, लेकिन एट अ वेरी फास्ट पेस। ये बात मानते हो? तो ऐसे ही फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में क्या होता है, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम थियोरी डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होते हैं। अच्छा, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इन सब बातों को हम समझ रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारा काम हम एट अ वेरी फास्ट रेट कर रहे होते हैं कि नहीं? बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं कि नहीं? ठीक है। यस तो सर। आपको सिर्फ ये जो गैप है ना, इसको फिल करना है। थ्योरी से प्रैक्टिस में सिर्फ क्या है, आपको टाइम देना है। ये जो प्रोसेस है इसमें लगता है टाइम। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप इस थ्योरी मोड से प्रैक्टिस मोड में आ जाओगे। और प्रैक्टिस मोड में जब दुनिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करते देखेगी तो उन्हें लगेगा ये जादू कर रहे हैं। आप जादू नहीं कर रहे हैं, आप उसी थ्योरी को एट अ वेरी फास्ट पेस अप्लाई कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। तो एक वेल ट्रेन्ड पर्सन जो होता है ना, उसमें बस इतना ही फर्क होता है ना, एक वेल रेड पर्सन से। तो अभी आप क्या करोगे, थ्योरी ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप बन गए एक वेल रेड पर्सन, सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस बहुत सारी कर लोगे तो आप बन जाओगे वेल ट्रेन्ड पर्सन। तो आपको बस इस वेल रेड होने के साथ साथ वेल ट्रेन्ड होने की तरफ बढ़ना शुरू करना है। अच्छा, ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है ना, कि कोई वेल ट्रेन्ड तो हो बट वेल रेड ना हो। प्याज काटने की दुनिया में लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है। आपने ढाबे पे भी प्याज काटते देखा होगा लोगों को ना। क्या वो किसी स्कूल गए थे प्याज काटने की ट्रेनिंग लेने? नो सर। है ना, ऑब्वियसली नहीं गए, ये बात ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अब इतने लंबे टाइम तक लोगों को देख के, उस काम को करके, वो वाली जो स्किल है वो डेवलप कर ली है। ये सही बात है कि नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको भी है ना क्लास में रह के ही ये बातें समझ में आएंगी, बट अपने आप से सीखना वो है ना यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास में आने से फ़ायदा ही होता है कि आपको चीज़ें जल्दी पता लग जाती हैं। ठीक है ना। प्याज काटने में तो ठीक है कि हो सकता है कि है ना भाई आपने ढाबा ज्वाइन कर लिया तो 2-4 साल में आप एक्सपर्ट हो गए प्याज काटने के। लेकिन यहाँ उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए आप क्लास में आ गए हो, और क्लास में आ गए हो तो सीख जाओगे। क्लास में आने का फायदा ये होता है आदमी जल्दी सीख जाता है, इतनी सी बात है। तो ये प्रैक्टिस को मत भूलो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप इस गैप को फिल कर लोगे। ठीक है ना। तो लोगों को आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से लगना चाहिए कि आपका एक अच्छा फाउंडेशनल बेस है, वेल रेड हो आप, और जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यू आर वेल ट्रेन्ड एज वेल, अच्छे से प्रैक्टिस भी की हुई है आपने। ठीक है जी, कर लोगे ऐसा काम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं 2D कोलिजन्स। ना अभी तक हमने जितने कोलिजन डिस्कस किए वो सारे कोलिजन कैसे थे? वन डायमेंशनल कोलिजन थे, जिनकी पहचान क्या होती थी कि जो टकराने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी सारी की सारी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग डायरेक्टेड है। तो 2D कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें पहले हम जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें पार्टिकल वॉल के साथ या फ्लोर के साथ कोलाइड होता हुआ ले लेते हैं, बाद में पार्टिकल पार्टिकल के कोलिजन ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल ये ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने एक बॉल को ऐसे फेंका, तो बॉल ऐसे जाती है, तो टकरा के ऐसे जाती है, सबको ये तो मालूम है ऐसे, यस सर। है ना। तो ऐसा यस क्यों सर। हो रहा है इस बात को समझते हैं कि देखो ये हमारी बॉल है, जब ये ग्राउंड को टच कर रही है, ये बॉल ने ग्राउंड को टच किया। अच्छा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? नॉर्मल। नॉर्मल, ये बात ठीक है ना। तो इस वक्त जो हमारे बॉल की वेलोसिटी है, इसको मैं यू वेक्टर कह देता हूँ, है ना, यू वेक्टर। और ये हो गया हमारा नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है इसको थीटा कह देता हूँ। एक बार अच्छे से देख लो। तो कोलिजन के वक्त ये वाली कंडीशन है, इसको समझ लो अच्छे से। अच्छा, हमारे इस यू वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, इसको कह देते हैं यू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, है ना। और इस वाले को कह देते हैं यू कॉस थीटा।
ये वाला जो हुआ ये हो गया u cos थीटा। अच्छा, u cos थीटा वो कंपोनेंट है जो नॉर्मल के अलोंग है, और u sin थीटा वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू द सरफेस है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ पैरेलल का। 11 नहीं लिखा है, क्या लिखा है ये? पैरेलल। और यहाँ पे मैं सिंबल लगा देता हूँ किसका? सरफेस के परपेंडिकुलर का, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, चेंज सिर्फ किस में आना है? चेंज सिर्फ किस में आना है? कोलिजन के बाद चेंज सिर्फ कौन से कंपोनेंट में दिखाई देगा? u cos थीटा। हाँ, u cos थीटा में, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जो इम्पैक्ट या इम्पल्स मिलेगा वो सिर्फ उसी के डायरेक्शन में मिलेगा, ये बात मानते हो? तो अगर ये कंडीशन हमारी बिफोर द कोलिजन की है, तो आफ्टर द कोलिजन कंडीशन क्या होगी उसको समझते हैं। तो आफ्टर कोलिजन देखो, ये जो u sin थीटा है ये तो एज इट इज रहेगा, मानते हो इस बात को? ठीक है। अच्छा, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब कोई पार्टिकल वॉल से टकराता था तो क्या होता था? बोलो। परफेक्टली इलास्टिक रिबाउंड हो जाएगा। हाँ, उतनी ही स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात ठीक है ना? रिबाउंड होने का मतलब? यस सर। तो ये हमारा हो गया u sin थीटा, ये क्लियर है? तो इसका मतलब अब क्या होगा, हमारे पास जो वेलोसिटी बनेगी वो इन्हीं दोनों का, सर वो u cos थीटा नहीं होगा? उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, हाँ u cos थीटा, सॉरी u cos थीटा, u sin थीटा। तो यहाँ पे तो जो हमारी वेलोसिटी बनेगी इन दोनों का रिजल्टेंट वो ये वाली हो जाएगी, ये वापस से u हो जाएगी, जितना u इधर था। मैं वेक्टर साइन हटा देता हूँ ताकि आपको कॉस साइन में तो समझ आ ही रहा है। अच्छा, ये एंगल अगर यहाँ से थीटा था तो ये वाला फिर से थीटा होना चाहिए। ये आफ्टर कोलिजन हो गया। एक बार दोनों डायग्राम अच्छे से देख लो। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हुआ है, ध्यान रखना। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, इसको एक सिंगल डायग्राम से अब समझ लेते हैं कि लेट से एक पार्टिकल फ्लोर से टकराता है ना, और टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो ये वाली होती है, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो ये वाली हो जाती है। अब नोट क्या करना है वो देखना, नोट करना आप कि ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल से पहले कितना एंगल था? थीटा। और नॉर्मल से बाद में भी कितना एंगल है? थीटा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है इसको हम u इनिशियल लिख देते हैं, और ये जो रेड में है हमारे पास इसको u फाइनल लिख देते हैं, u फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है 2 डायमेंशनली तो इस तरह से होगा, यानी कि जो बॉल थी वो ऐसे आई और ऐसे चली गई। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, तो बॉल इस डायरेक्शन में आई और इस डायरेक्शन में चली गई। यहाँ पर से थीटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल पहले बनाया था उतना ही अब बनाया। देख लो अच्छे से, सरफेस के साथ भी जितना एंगल था, इसका सरफेस के साथ जो एंगल था, अगर ये वाली सरफेस ड्रॉ करें पैरेलल, तो पहले 90 माइनस थीटा था सरफेस के साथ, अभी भी 90 माइनस थीटा है सरफेस के साथ। तो परफेक्टली इलास्टिक 2D कोलिजन विद अ सरफेस, मैं उसको वॉल या ग्राउंड नहीं कह रहा हूँ, विद अ सरफेस कह रहा हूँ, उसमें प्रॉपर्टी क्या है? कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद स्पीड सेम रहेगी। यस बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर।
एंगल विद द नॉर्मल और द सरफेस, नॉर्मल और द सरफेस जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं वो एज इट इज रहेगा। डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा वो समझ जाओगे। कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है? u cos cos नहीं बेटा, u cos थीटा मत कहो, अलोंग द नॉर्मल कहो। अलोंग द नॉर्मल वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। सर तो अलोंग द नॉर्मल वाला cos थीटा ही रखना है। नहीं, वो अगर एंगल वहां से ले रहे हो तो cos थीटा रखोगे ना बेटा। अच्छा हाँ ठीक, अगर किसी ने गलती से एंगल सरफेस के साथ दे दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना वहां पे। ओके सर। ठीक है ना। तो हम तो जो बेसिक बात है वो कर रहे हैं कि विद द नॉर्मल जो कंपोनेंट है उसको रिवर्स कर देना है और मैग्नीट्यूड में उतना ही रखना है ना। फिर वो एंगल चाहे जिसके साथ भी दे रखा हुआ, एंगल सरफेस के साथ दिया है तो भी सॉल्व कर लेंगे और नॉर्मल के साथ दिया है तो भी कर लेंगे। एडवाइज्ड यही मतलब एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप नॉर्मल के साथ ही लेकर सॉल्व करें, बट अगर एंगल दे रखा है किसी ने सरफेस के साथ तो या तो उसको चेंज कर लो, नहीं तो वैसे ही करके कर लोगे। अब जैसे मान लो ना किसी ने यहाँ लिख दिया कि एक बॉल आई है ऐसे और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब ये 30 डिग्री नॉर्मल के साथ थोड़ी है, किसके साथ है? सरफेस के साथ। तो आपको तो पता है कि जब ये टकरा के वापस जाएगी तो ये एंगल वापस से 30 हो जाएगा सरफेस के साथ वाला, यही होगा नहीं होगा? yes sir तो नॉर्मल के साथ पहले भी 60 था, अभी भी 60 है। तो ये इनिशियल ये फाइनल ये पॉइंट बस समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है जी। एक बार वॉल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये वॉल बना देते हैं यहाँ पे। अब ये बॉल आकर टकराई वॉल से, ये ऐसे ना, और नॉर्मल इस बार ये हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्मल हो गई। तो टकराने से पहले लेट्स से बॉल इधर जा रही थी ऐसे, तो टकराने के बाद किधर जाएगी? इधर। ये मानते हो? इसको मैं रेड बना देता हूँ ताकि यस सर। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब एंगल की बात है तो देखो, अगर ये वाला एंगल पहले थीटा लिखा था, इसको अभी थीटा लिख देते हैं और इस वाले को भी थीटा लिख देते हैं, इस वाले को भी थीटा लिख देते हैं। तो जितना एंगल सरफेस के साथ, ये तो सॉरी नॉर्मल के साथ जितना पहले था उतना ही बाद में है ना। सही है? yes sir बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मतलब बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो इसको। मान लो कि ये कोलिजन जो है इन इलास्टिक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन इलास्टिक। मैंने परफेक्टली नहीं निकाली, मैंने देखा इन इलास्टिक कोलिजन है ना। तो जो अभी तक हमने कॉमन सेंस डेवलप की है उसका इस्तेमाल करते जाते हैं ना। ये हमारे नॉर्मल लाइन हो गई, इस नॉर्मल लाइन के साथ हमारी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया u, और इसका नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट जो है हमारा वो इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है हमारा ये हो गया u sin थीटा। अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन बात करते हैं। तो हमने बिफोर लिख लिया है ना, बिफोर। आफ्टर कोलिजन देखते हैं। आफ्टर कोलिजन ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, मानते हो इस बात को सब लोग? कुछ नहीं बिगड़ना इसका। u cos थीटा रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, इस एंगल को थीटा लिख देते हैं बेटा, थीटा है ना। u cos थीटा रिवर्स हो जाएगा कोलिजन के बाद, हाँ ना बोलो। yes sir अच्छा, रिवर्स होने के बाद मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यस और नो? Yes, sir. yes sir कितना लिखूं यहाँ पे? अगर ये u cos थीटा है तो ये टकराने के बाद कितने से जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी u cos थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विद द सरफेस क्या होगी? नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी को क्या लिखूं? eu cos theta eu cos थीटा। वेरी गुड, ठीक है ना, eu cos थीटा। इसको समझ लो बस एक बार।
समझ नहीं आया वाला। बेटा समझो ना, देखो अगर हम कहते हैं ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सही है कि नहीं है? तो जब हाँ ये सर। आ रहा था सरफेस की तरफ तो यू cos थीटा से आ रहा था, हाँ ये सर। वापस जाएगा तो ई यू cos थीटा से जाना चाहिए ना। हाँ सर ठीक है। बस यही है ना, यही लॉजिक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये वाला कंपोनेंट छोटा हो गया है, क्या एंगल सेम रहेगा? जो ये एंगल था थीटा हमारा, ये सेम रहेगा यस और नो, या ये भी चेंज हो जाएगा? सर सेम नहीं रहेगा। नहीं बेटा, सेम कैसे रहेगा? देखो अगर ये कंपोनेंट हाँ वही सर, है और मतलब ये कि सेम छोटा, नहीं रहेगा। हाँ सेम नहीं रहेगा, ये कह रहे हो, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो अब इस बार हमारा जो एंगल है वो देखो ये वाला ऐसे हो गया, ये इसको मैं फाई लिख दे रहा हूँ, ये वाला एंगल को मैं लिख दे रहा हूँ फाई। अच्छा, ये फाई जो है नॉर्मल से दूर चला गया है, यानी थीटा से बड़ा एंगल हो गया है। देखो जितना एंगल पास आता है कंपोनेंट बढ़ता है, जितना एंगल दूर जाता है कंपोनेंट कम होता है। तो फाई हमारा थीटा से, फाई शुड बी लेस देन थीटा, ये बात समझ में, सॉरी ग्रेटर देन थीटा, ये बात समझ में आ रही है? एक बार अच्छे से समझ लो इस बात को कि हाँ ये बात समझ में आ रही है। हमारी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल कम हो गया है, तो वेलोसिटी का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बढ़ जाना चाहिए, है ना? यानी जो एंगल विद द नॉर्मल था वो बढ़ जाना चाहिए। यस सर। यस सर। अच्छा, तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो एंगल चेंज हो जाते हैं, एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात क्या है, अगर मैं यहां से लिखता हूं देखो, है ना, तो tan फाई कितना है? tan फाई है ये, यानी कि u sin थीटा अपॉन ये, यानी कि eu cos थीटा। गलत तो नहीं लिखा मैंने tan फाई को? तो tan फाई इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। अच्छे से समझ लो एक बार। फाई और थीटा को आपस में रिलेट करना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, मैं इसको एक सिंगल डायग्राम में बना देता हूँ, है ना, ताकि आपको रिवाइज करते हुए इजी लगेगा। अच्छा, मैं इस बार पार्टिकल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एरोज से आपको शो कर रहा हूँ। टकराने से पहले ये वेलोसिटी थी और नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल था, इसको थीटा कह दिया हमने। उसके बाद मैं रेड वाला एरो बना देता हूँ। टकराने के बाद ये वेलोसिटी है हमारे पास और ये वाला एंगल हमारा फाई है। सर tan phi EU cos theta upon U sin theta नहीं होना चाहिए? कैसे बेटा? देखो यहाँ, देखो ये एंगल फाई है, तो tan फाई ये वाला कंपोनेंट, ये वाला अपॉन ये वही- वाला होना, है ना? देख लो अच्छे से, सही है? ओके हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, तो अब ये वाला डायग्राम देख लो आप कि नॉर्मल के साथ एंगल बढ़ जाता है इन इलास्टिक कोलिजन में। पहले नॉर्मल के साथ एंगल थीटा था, अब फाई हो गया है। और हाउ इज फाई रिलेटेड टू थीटा? tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई। ये समझ पा रहे हो? बोलो, कुछ बोलो। यस सर। अच्छा, सरफेस के साथ एंगल देखते हैं, कम हो गया है या बढ़ गया है? नॉर्मल के साथ तो एंगल बढ़ा हो गया है, सरफेस के साथ एंगल क्या हो गया है? कम। कम हो हाँ। गया है, ठीक है ना? तो एक काम कर लेते हैं, है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन एंगल बना देता हूँ, ये वाला। ये हो गया मेरे पास वेक कहने को, तो ये 90 माइनस थीटा है, मैं इसको थीटा सरफेस लिख देता हूँ। और इस वाले एंगल को, है ना, इस वाले एंगल को हम ब्लैक में ड्रॉ कर देते हैं, इसको थीटा सरफेस डैश लिख देते हैं, ठीक है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि tan थीटा सरफेस डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स tan थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
सरफेस के साथ एंगल बताने का फॉर्मूला ये है, नॉर्मल के साथ एंगल बताने का फॉर्मूला ये है। याद रख लोगे इस बात को। समझ में नहीं आया तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो कोई भी, या सबने हार मान ली कि यार ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, है ना, क्यों दिमाग लगाएं। सर नहीं समझ आया। हाँ यूं पूछो ना। देखो ये तो क्लियर है आपको, ये वाली बात? हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने tan फाई की जगह लिख दिया tan ऑफ, देखो फाई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा सरफेस डैश, हाँ सर। और यहाँ पे tan ऑफ 90 माइनस थीटा सरफेस सर अपॉन ई। हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन जो आपने लिखा है वहां पे आपने सरफेस नहीं लिखा है, कहाँ पे? ब्लैक वाला जो आपने ये वाला? बॉक्स बनाया है। हाँ तो ई हाँ tan थीटा सरफेस होगा ना सर? ई tan थीटा सरफेस। ये वाला? हाँ सर। हाँ थीटा सरफेस होगा बेटा, ये बिल्कुल थीटा सरफेस। हाँ सही है। हाँ सर ठीक है। हाँ तो ये वाली चीज समझ में आ रही है अब? तो इसको मैं कॉट लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस एनीथिंग इज कॉट, कॉट थीटा सरफेस डैश। ये हो गया कॉट थीटा सरफेस अपॉन ई। बोलो हाँ ना बोलो। और अगर कॉट है तो 1/10 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आंसर आ जाएगा। हाँ सर हो गया फिर। लोगे? चलो खैर ये तो मैथ्स की बात है। अगर इसको सिंपल बातों में किया जाए कि चलो हम वही कलर वाले एरो बनाते हैं, तो लेट से हमारा जो ब्लू एरो है, किसी ने कहा ये 30 डिग्री बना रहा है सरफेस के साथ, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी, और ई जो दिया हुआ है वो 0.5 दिया हुआ है। तो अब हमने एक रेड एरो बना दिया है ना, हमने कहा कि टकराने के बाद ये वाला एंगल मुझे नहीं पता कितना होगा, इसको अल्फा लिख देता हूँ, नाम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किसी ने कहा अल्फा बताओ कितना है, टकराने के बाद कितना एंगल विद द सरफेस पे जाएगा, देखते रहना इसको। देखो अच्छा, आपको एंगल छोटा करना है या बड़ा करना है, 30 से बड़ा या 30 से छोटा, सोच लो अच्छे से। छोटा। छोटा करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, tan अल्फा इक्वल टू ई टाइम्स tan 30, ठीक है? यस सर। पक्की बात? सर अगर ई हम्म मतलब हम्म, हम्म, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता? ई तो 1 से कम ही होता है ना हमेशा, ई इक्वल टू 1 होता है परफेक्टली इलास्टिक अच्छा के सर लिए। हाँ आपने हाँ बताया। यस समझ गया सर। ना, ई का तो कॉन्सेप्ट ही है, इट हैज टू बी 1 से कम, है ना? यस सर यस सर। समझ गए, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि एक कॉमन सेंस अपने अंदर आ जाएगी तो इजीली कर सकते हैं। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, उसने कह दिया होता कि इस तरह से ऑब्जेक्ट आया है ना, और इसका एंगल विद द नॉर्मल जो है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब उसने यही पूछा हमसे कि टकराने के बाद इसी एंगल को मैं फाई कह देता हूँ, ठीक है? अब एंगल इस बार किससे दिया हुआ है ये बताओ? नॉर्मल। नॉर्मल से दिया हुआ है। अच्छा नॉर्मल से एंगल जब देते हैं तो मुझे बढ़ा के बताना है आंसर या कम करके बताना है? बढ़ा के। मैंने लिखा tan फाई इक्वल टू tan 60 अपॉन ई करूंगा कि नहीं करूंगा तभी बढ़ के आएगा, यस 1 यस अपॉन सर। 1 से बड़ा हो जाता है। तो ये कॉमन सेंस समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना, कि हमने कहा कि एक वेल रेड पर्सन जो होगा उसको ये पता होगा कि आफ्टर कोलिजन विद द सरफेस एंगल विद द नॉर्मल बढ़ जाता है इन इलास्टिक कोलिजन में, और एंगल विद द सरफेस कम हो जाता है। तो जो भी पूछा हुआ है उसको कॉमन सेंस से बता सकते हैं। प्रैक्टिस कर लोगे इसकी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, है ना? तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो, है ना? और एक तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच गए हैं इसके। अब कॉन्सेप्ट बचा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, वैसे तो उम्मीद थोड़ी करना गलत हो जाता है, लेकिन याद है थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार, मतलब है ना, पर्सनली मेरा सजेशन ये रहेगा कि पढ़ते रहा करो। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है, देखो मुझे नहीं पता अब तक आप लोग कैसे पढ़ते थे, है ना? कई लोग क्या होता है बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि क्लास 10th में हमारे 98% आए थे,
ठीक है, थोड़ा खराब लगेगा ये सुन के, लेकिन मैं बताऊं क्लास 10th में कुछ बहुत ही बकवास सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से एक SST भी होता है। ठीक है, अच्छा SST में अगर आपके 100 में से 100 मार्क्स भी आए थे तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या ज़िंदगी में असर होता होगा। वहाँ पे क्या करते हो आप, आखिरी दिन भी बैठ कर रट लेते हो तो घूम फिर के इतने मार्क्स आ जाते हैं, है ना। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में, मैं फिर केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो है ना, मैथ्स और फिजिक्स में कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप हर कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ क्लियर नहीं होंगे, तब तक क्या होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो लोगों को पहाड़ जैसे लगते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अप्रोच अपनी ये रखनी है, एक तो रेगुलरली पढ़ना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बिगर पिक्चर में समझना है। ये बात समझना, ठीक है ना, कि फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए आपके ब्रेन के 2 हिस्से जो हैं वो इन टैंडम काम करने चाहिए। आपको पता है दिमाग में 2 हिस्से होते हैं। यस सर। अच्छा, ये राइट वाला होता है, ये लेफ्ट वाला होता है। अच्छा, जो राइट वाला होता है ना, ये आपका क्रिएटिव पार्ट होता है और लेफ्ट वाला जो होता है लॉजिकल पार्ट होता है। एल से लॉजिकल ऐसे याद रख लो बस, है ना, रहेगा ये बात याद। ये आपको मैथ समझाता है, ये आपसे पेंटिंग करवाता है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। जब तक ये दोनों नहीं चलते तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती। ठीक है ना, फिजिक्स में आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि राइट वाला पार्ट जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। फिर आपका मैथमेटिकल लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आना ये कर रहा है, सॉल्व ये करवा रहा है, तो ये दोनों चलते हैं तो फिजिक्स सॉल्व होती है। इसलिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। चलो, मैं तो आई होप कि, तो एनीवे, तो ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, ये कहीं दूर जाके टकराएगा ऐसे। अब टकराने के बाद देखो, ये एंगल जितना होता है ये एंगल भी उतना होता है, ये बात मालूम है आपको? यस सर। अच्छा, अब लेट से किसी ने ये कह दिया कि सरफेस के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है, क्या नेक्स्ट टाइम इतने ही एंगल पे उछलेगा ये? नो सर। नहीं, ये एंगल कम हो जाएगा कि ज्यादा? ये वाला एंगल जो है अब जब निकलेगा ये, तो कम एंगल पे निकलेगा कि ज्यादा पे? सर ज्यादा पे। कम पे। चलो सर नॉर्मल से बता रही बेटा, थी। नॉर्मल, हाँ तो मैं तो देखो सर्फेस से ड्रॉ किया बेटा यहाँ सॉरी, पे। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसके बाद ये ऐसे जाएगा थोड़ा सा कम एंगल पे, रेंज कम हो जाएगी, यस सर। हाइट यस भी सर। कम हो जाएगी। अगली बार और कम रेंज और कम हाइट पे जाएगा, फिर और कम रेंज और कम हाइट पे जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि अगर फर्स्ट टाइम आपका r वॉज r एंड h वॉज h, तो इस बार जो r आएगा वो r से कैसे रिलेटेड होगा, इस बार जो h आएगा वो पिछले h से कैसे रिलेटेड होगा, ये सीरीज बना सकते हो क्या? तो इसको होमवर्क की तरह दे देता हूं मैं, इसको ट्राई कर लेना एक बार कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर एवरी कोलिजन इज e, तो कैसे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज चेंज होते जा रहे हैं, ये सॉल्व कर लो। कर पाओगे? एक बार ट्राई कर लेना बस, है ना। सर हाइट और रेंज का निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लो, है ना, वो भी सेम कॉन्सेप्ट से ही होना है ना। एक सीरीज ओके बना सर। लेना कि फर्स्ट कोलिजन के बाद इतना हो जाएगा, सेकंड के बाद इतना हो जाएगा, थर्ड के बाद इतना हो जाएगा। कर लोगे ऐसा? सर रिलेशन किस फॉर्म में? आर के टर्म्स में, जैसे मान लो आपने आर के बाद निकाला R1, फिर निकाला R2, फिर निकाला R3, तो R1 आर के टर्म्स में कितना है, R2 आर के टर्म्स में कितना है, ये करना है आपको। ओके सर। ठीक है ना, इसको ट्राई कर लेना, ये हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक यू जी।